All right. So company accounts, question 2. This is from October 2022, paper 2, variant 1. Let's start the question. The directors of H Limited provided the following details from the statement of financial position at 30 September 2021. इक्विटी एंड रिजर्व्स के अंदर उन्होंने सबसे पहले हमें बताया शेयर कैपिटल हमारे पास $2 लाख का है एंड अगेन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5 ईच। जब भी इस तरीके की कोई लाइन लिखी हो कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5 ईच, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $2 ईच, वहां पे ये जो अमाउंट जो वैल्यू गिवन होती है, इसको किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू गिवन होती है, ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर होती है। यानी उसने लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.5 ईच, इट सजेस्ट कि आपके एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो $0.5 ईच है। और आपने अपनी शेयर की फेस वैल्यू को जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आपने इशू किए हुए हैं जब उससे मल्टीप्लाई कराया, तो आपके पास ये अमाउंट ऑफ शेयर्स निकल के आ गई कितनी, $1,000। और मैंने आपको पहले सवाल के अंदर भी तरीका बताया था कि अगर आपके पास अमाउंट ऑफ शेयर्स गिवन हो और फेस वैल्यू अगर 0.1 के अलावा छोड़ के कुछ भी और हो, $1 के अलावा वो 0.5 हो, 1.5 हो, कुछ भी और हो, तो इन ऑर्डर टू गेट द नंबर ऑफ शेयर्स आप सिंपली क्या करो, आप अपने अमाउंट ऑफ शेयर्स को डिवाइड करा लो फेस वैल्यू से। तो 200,000 डिवाइडेड बाय 0.5, जो मेरे पास ये 4 लाख निकल के आया है, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच वाज इन इशू एट 30 सितंबर 2021। फिर आगे उसने हमें शेयर पेन दिया हुआ है 50,000 का और रिटेन एंडिंग का बैलेंस दिया हुआ है $1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022। यानी कहता है अगला साल, क्योंकि ये जो बैलेंस गिवन है दैट इज गिवन फॉर 30 सितंबर 2021। और फिर कहता है कि जब अगला साल आया, यानी कि आई कैन से कि अगर ये 30 सितंबर 2021 का बैलेंस है तो आई कैन यूज इट एज द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर, एज द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2021, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो कहता है अगले साल की जो ईयर एंड हुआ है 30 सितंबर 2022 में, उसमें कहता है कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं। 1 नवंबर 2021 को कहता है वी पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.06 पर ऑर्डिनरी शेयर। फाइनल डिविडेंड क्या होता था कि पिछले साल का विच वाज द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021, उसका जो डिविडेंड इस साल पे किया गया है, दैट इज द फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता था कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ डिविडेंड पे कर दिया तो दैट वाज योर इंटरिम डिविडेंड। लेकिन अगर आप साल खत्म होने के बाद डिविडेंड पे कर रहे हो पिछले साल का, तो दैट इज योर फाइनल डिविडेंड, जो कि उन्होंने दिया हुआ है कितना, 0.06 पर ऑर्डिनरी शेयर। और मैंने आपको कहा था कि जब भी डिविडेंड डीपीएस डिविडेंड पर शेयर गिवन होगा, क्योंकि डिविडेंड कंपनी दो तरीके से अनाउंस करती है, या तो डीपीएस जैसा कि इस केस में कि पर शेयर पे अनाउंस कर दे, या वो डिविडेंड का रेट दे दे। अगर डिविडेंड का रेट गिवन होगा तो दैट रेट विल बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर डीपीएस डिविडेंड पर शेयर गिवन है, तो फिर जो डिविडेंड पर शेयर है, इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि भाई टोटल डिविडेंड कितना पे किया गया है, वील मल्टीप्लाई दिस डीपीएस विद द नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि हमने निकाले अभी अपने पास कितने, 4 लाख। तो अगर कोई बच्चा टोटल डिविडेंड निकालने के लिए 0.06 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर ले, तो वो गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि डीपीएस डिविडेंड share should be multiplied with the total number of shares issue at that date, जो कि आपके पास कितने थे, 400,000 थे। तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए वर्किंग के सेक्शन के अंदर मैंने कहा कि डीपीएस डिविडेंड पर शेयर 0.06 है, उसको वील मल्टीप्लाई विद व्हाट, वील मल्टीप्लाई विद द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू व्हिच वर 400,000, जो हमने शुरू में ही निकाल लिए थे। तो आई गॉट द टोटल डिविडेंड पेड आज $24,000। फिर आगे कहता है 1 जनवरी 2022 को the business made a rights issue of 2 ordinary shares for every 5 shares held। ये क्या है, ये राइट्स इशू की बेसिस है कि हर 5 शेयर के ऊपर आपने कितने शेयर राइट्स इशू में इशू किए हैं, 2 शेयर आपने इशू किए हैं। हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ $0.60। राइट्स इशू फ्री में नहीं होता, अनलाइक ऑफ बोनस इशू, राइट्स इशू की प्राइस होती है। राइट्स इशू में जो शेयर दिए जाते हैं उसमें यू चार्ज अ प्राइस फ्रॉम द शेयर होल्डर, एंड दैट प्राइस कुड बी इक्विवेलेंट टू द फेस वैल्यू और इट कैन बी मोर देन द फेस वैल्यू। तो इस केस में अगर फेस वैल्यू 0.5 है एंड यू आर चार्जिंग $0.6, इट मींस व्हाट कि आप अपने शेयर को प्रीमियम पे बेच रहे हो। कितने डॉलर के प्रीमियम पे बेच रहे हो? अगर आप इशू प्राइस विच इज 0.6, फेस वैल्यू 0.5, तो यू विल गेट 0.10, दैट इज द प्रीमियम दैट यू आर गेटिंग दिस राइट्स इशू। तो अगर इसकी कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि भाई साल के शुरू में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू थे वो कितने थे, 4 लाख थे। अगेन ये जो बेसिस है 2:5 की, दैट 2 ordinary shares for every 5 shares held,
ये जो बेसिस है ये अगेन नंबर ऑफ शेयर्स पे अप्लाई होगी। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे 2,200,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करा दे, बेसिस उसके ऊपर अप्लाई कर ले, तो दैट वुड बी रॉन्ग। चाहे टैक्स इशू की बेसिस हो, चाहे आपकी बोनस इशू की बेसिस हो, दैट विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू एट द स्टार्ट ऑफ 4 लाख शेयर्स इशू हुए हुए थे, आपने 2:5 की बेसिस लगाई, तो विल डू 4 लाख इंटू 2/5, दैट गिव्स मी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन राइट्स इशू, जो कि कितना आ गया 2/5 इंटू 400,000 किया, तो दैट गिव्स मी 60,000 शेयर्स, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बता रहा है कि भाई आपने 1,60,000 शेयर्स राइट्स इशू के अंदर क्या कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं एट अ प्राइस ऑफ $0.6 ईच। यानी कि अगर मैं 1,60,000 2.6 करूं, तो ये जो 90,000 निकल के आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट रिसीव फ्रॉम राइट्स इशू। कि राइट्स इशू करके आपने जो अमाउंट रिसीव करी है, वो कितनी रिसीव करी है, वो आपने रिसीव करी है $96,000। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी $96,000 से बढ़ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा किस वैल्यू से बढ़ेगा, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से बढ़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ द इश्यू प्राइस, वो कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ेगा। तो अगर आपने टोटल 1,60,000 शेयर इशू करे हैं और एट प्राइस ऑफ 0.6 इशू किए हैं, तो बैंक में तो आपके पास $96,000 है, उस पर कोई नहीं है। एज फार एज हमारा जहां तक कंसर्न है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि ऑर्डनरी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा और शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ा, तो हम कहेंगे कि भाई अगर आपने 1,60,000 शेयर इशू करे हैं और शेयर की फेस वैल्यू $0.5 है, तो 1,60,000 इंटू 0.5 किया, तो हमारे पास शेयर की जो फेस वैल्यू की अमाउंट है, यानी कि 1,60,000 शेयर जो इशू हुए हैं, उनकी जो फेस वैल्यू है दैट इज 80,000, वो निकल के आ गई। एंड दिस इज द अमाउंट बाय विच आई विल इंक्रीज माई ऑर्डनरी शेयर कैपिटल। तो आपका लेट से ऑर्डनरी शेयर कैपिटल यहाँ कितने का था, अमाउंट ऑफ ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 2 लाख थी, उस 2 लाख के अंदर मैं ना ही तो $96,000 ऐड करूंगा, ना ही $1,60,000 ऐड करूंगा, ना ही 1,60,000 ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि 1,60,000 1,60,000 वॉज द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इन राइट्स इशू, जबकि 200,000 एज यू कैन सी इट्स अ डॉलर अमाउंट, इट्स द अमाउंट ऑफ शेयर। तो इसके अंदर जो अमाउंट इंक्रीज होगी, वो कौन सी अमाउंट इंक्रीज होगी, वो 0.5 इंटू 160,000 करके जो हमारे पास जो राइट्स इशू के अंदर शेयर इशू किए हैं, उसकी जो फेस वैल्यू निकल के आई है दैट इज 80,000, ये क्या कर दी जाएगी, ये आ जाएगी। जबकि ऑन हैंड जो आपके पास जो प्रीमियम आपने कमाया, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था कि भाई आपकी फेस वैल्यू अगर 0.5 और आप इशू 0.6 पे कर रहे हो, तो द डिफरेंस दैट इज 0.1, दैट इज द प्रीमियम विच द बिजनेस इज अर्निंग। तो अगर आप एक शेयर पे 0.1 का प्रीमियम कमा रहे थे और आपने टोटल राइट्स इशू के अंदर 1,60,000 शेयर इशू किए हैं, तो 0.1 इंटू 1,60,000 दैट गिव्स यू $16,000, और ये वो अमाउंट है जिससे आप अपने शेयर प्रीमियम को बढ़ाओगे। तो आइदर आपको अब वो आगे सवाल की रिक्वायरमेंट में सॉसी बनाने का बोले, या एसओएफपी बनाने का बोले, या टी अकाउंट बनाने का बोले, ये ही वो अमाउंट है जो कि आगे एप्लीकेबल होंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो इस ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 80,000 से, शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है, 16,000 से। सो दैट वाज योर एडजस्टमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने यही एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर वर्किंग करके दिखाई हुई कि 80,000 से हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा और 16,000 से हमारा शेयर प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा। Afterwards, adjustment 3 में on 1st July 2022, the company paid an interim dividend of 0.02 per ordinary share, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड पे कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और कंपनी ने अगेन जो डिविडेंड पे किया है वो पर शेयर की बेसिस पे किया है। तो इन ऑर्डर टू गेट द टोटल इंटरिम डिविडेंड पेड, इसकी अमाउंट निकालने के लिए इंटरिम डिविडेंड टोटल कितना पे हुआ है, we have to multiply this 0.02 per ordinary share with the total number of shares। अच्छा, साल के शुरू में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, वो हमने यहाँ पे साइड में निकाले हुए 4 लाख थे भाई, क्योंकि 2 लाख हमारी अमाउंट थी, वी डिवाइडेड इट विद द फेस वैल्यू, वी गॉट दैट 400,000 इज द नंबर ऑफ शेयर, जो कि साल के शुरू में ऑलरेडी इशू हुआ था। बट एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर वी मेड अ राइट्स इशू। राइट्स इशू के अंदर वी हैड अ बेसिस ऑफ 2:5, जिसकी बेसिस पे हमने 1,60,000 शेयर्स राइट्स इशू में फर्दर इशू किए हैं। सो इफ आई टेक अ टोटल, पहले शेयर्स कितने इशू हुए तो ऑलरेडी 400,000, उस 400,000 के अंदर अब मैं कहूं कि भाई हमने फर्दर शेयर्स जो इशू किए हैं वो कितने किए हैं, हमने फर्दर शेयर्स इशू किए हैं 160,000। तो जो आपका नया शेयर निकल के आया कि भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर आपका एट द डेट ऑफ डिविडेंड पेड, यानी कि जिस डेट पे डिविडेंड पे हो रहा है 1 जुलाई 2022 को,
उस डेट पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 4 लाख जो कि साल के शुरू में ऑलरेडी इशू थे, प्लस 1,60,000 जो आपने राइट्स इशू के अंदर इशू किए हैं। तो 4 लाख प्लस 160,000 दैट गिव्स मी 5,60,000 शेयर्स जो कि आपके एट द डेट ऑफ डिविडेंड, जिस दिन इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है उस दिन ऑलरेडी इशूड हुए हुए थे। तो इन ऑर्डर टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि क्या कहते हैं हमारे पास हमने पे की होगी, और एज पर द बेसिस ऑफ 0.02 पर ऑर्डिनरी शेयर, हम क्या करेंगे उस 5,60,000 को we'll multiply with the DPS dividend per share which is 0.02 and we'll get the total interim dividend paid as $11,200, simple as that। अच्छा, यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन जो कि हमने क्वेश्चन 1 किया था तो उसमें आई भी थी कि उसने जब इंटरिम डिविडेंड पे किया था ना तो उसने कहा था कि ये इंटरिम डिविडेंड सिर्फ उन शेयर होल्डर्स को है जो को दिया जा रहा है जो कि साल के शुरू में बिजनेस के साथ थे, जिनकी शेयर होल्डिंग इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर उनके पास कोई ना कोई शेयर इशू हुआ था। तो ये जो फिर 1,60,000 शेयर आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी को इशू किए हैं वो इस डिविडेंड के अंदर काउंट नहीं होते। लेकिन क्योंकि इस एडजस्टमेंट में उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि दैट वी हैव जस्ट पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.02 पर ऑर्डिनरी शेयर, तो फिर आप इंक्लूड करोगे उन तमाम शेयर्स को जो कि डिविडेंड की डेट पे आपके बिजनेस ने ऑलरेडी इशू किए हुए थे, भले 2 दिन पहले किए हो, 2 हफ्ते पहले किए हो, 2 महीने पहले किए हो, डिविडेंड उन सारे शेयर्स को मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कि सवाल ने कुछ अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि नहीं भाई डिविडेंड तो सिर्फ इस तारीख तक जितने शेयर्स इशू हुए तो उनको मिल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई किया हुआ था। फिर आगे 31 अगस्त 2022 विच इज लाइक 1 मंथ बिफोर द ईयर एंड कंपनी मेड अ बोनस इशू। Bonus issue is what? Bonus issue is paid to the shareholders as a form of non-cash dividend। ये कंपनी कहती है हमारे पास आपको पैसा पे करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए कैश तो नहीं है, बट वी विल इशू यू शेयर्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोनस इशू कहते हैं। बोनस इशू में कंपनी की जेब में कोई पैसा नहीं आता है बिकॉज इट इज गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स एज अ फॉर्म ऑफ नॉन कैश डिविडेंड। राइट्स इशू तो ये था कि कंपनी को फर्दर पैसा फाइनेंस करना है, तो कंपनी ये नहीं चाहती कि ओनरशिप डाइल्यूट हो, तो कंपनी इज गिविंग द राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि भाई आप ही हमसे फर्दर शेयर्स बाय कर लो ताकि आपकी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। बट इन दिस केस जब आप बोनस इशू कर रहे हो तो देयर इज नथिंग एज सच एनी फाइनेंसिंग, कंपनी तो सिर्फ डिविडेंड पे कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि कंपनी के पास कैश नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए, तो द कंपनी इज मेकिंग बोनस इशू एज अ फॉर्म ऑफ नॉन कैश डिविडेंड। और नॉन कैश डिविडेंड यानी बोनस इशू की भी जस्ट लाइक राइट्स इशू बेसिस गिवन है, जैसे कि उसने कहा हुआ है ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। कह रहा है कि भाई बोनस इशू हर उस बंदे को जिसके पास 4 शेयर थे उसको 1 शेयर दिया गया है, यानी कि अगर किसी के पास 8 है तो उसको 2 दिया गया है, किसी के पास 12 शेयर थे तो उसको 3 शेयर एज बोनस इशू अलॉट किए गए हैं। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, यानी कि द डायरेक्टर्स विल मेक फर्स्ट यूज ऑफ ऑल द कैपिटल रिजर्व, जो कि इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही है एंड दैट इज माय शेयर प्रीमियम। और फिर अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऐसी रिमेनिंग रह जाए जो कि फाइनेंस नहीं हो रही तो देन द डायरेक्टर्स विल मेक यूज ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं कि भाई हमने बोनस इशू कितने शेयर्स का किया है। तो अगेन उसने सिर्फ कहा कि भाई बोनस इशू हुआ है, उसने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि बोनस इशू जनाब जो है सिर्फ लेट्स से स्टार्ट ऑफ ईयर में जो शेयर होल्डर्स थे सिर्फ उनको किया गया है। अगर तो ऐसी कोई बात स्पेसिफाई कर देता तो फिर मैं बेसिस को उन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कराता कि 1:4 को अगर वो कह देता ना कि सिर्फ बोनस इशू उन शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है जो कि साल के शुरू में भी बिजनेस के पास शेयर होल्डर थे, तो फिर मैं कहता कि साल के शुरू में तो सिर्फ बिजनेस ने 4 लाख के शेयर इशू किए हुए थे, जस्ट मल्टीप्लाई 4 लाख विद 1/4। लेकिन उसने क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा देन इट सजेस्ट कि भाई एट द डेट ऑफ बोनस इशू विच इज 31 अगस्त 2022 जितने भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं उन सबको बोनस इशू मिलेगा। तो 4 लाख तो आपका ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर का नंबर था कि भाई साल के स्टार्ट में आपके 4 लाख शेयर तो वैसे ही इशू हुए हुए थे। देन ड्यूरिंग द ईयर आपने एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर 1 जनवरी 2022 में राइट्स इशू किया था जिसकी हमने वर्किंग करी और हमने निकाला था कि 1,60,000 फर्दर शेयर्स इशू हुए हैं, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन इशूड एज 5,60,000। अब 5,60,000 शेयर्स आपके ऑलरेडी इशू हुए हुए हैं आज 31 अगस्त 2022। तो अब ये जो बेसिस है ना 1:4 की जो हम बोनस इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से नंबर ऑफ शेयर्स पर अप्लाई होगी? दैट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द शेयर्स that are in issue at the date of bonus issue which is 31 August 2022।
तो 5,60,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि इशू हुए हुए हैं, उसके ऊपर बेसिस हमने अप्लाई करी 1/4 की। सो 5,60,000 इंटू 1/4 किया तो वील गेट व्हाट, वी विल गेट 1,40,000 शेयर जो कि आप किस में इशू कर रहे हो, जो कि आप बोनस इशू के अंदर इशू कर रहे हो। देन आपने जब ये आप 1,40,000 शेयर इशू इशू कर रहे हो, अब सवाल ये उठता है कि इनकी अगेन फेस वैल्यू कितनी है। 1/4 इंटू 5,60,000 किया, बिकॉज ठीक है भाई 1,40,000 शेयर बोनस इशू में आपने इशू किया है, बट अगेन अब हमें क्या पता लगाना है कि भाई ये जो बोनस इशू के अंदर 1,40,000 शेयर इशू हुए हैं, इनकी फेस वैल्यू कितनी है। तो वील सिंपली मल्टीप्लाई 1,40,000 विद द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर विच इज 0.5, और हमारे पास आ गया कि बोनस इशू के नंबर ऑफ शेयर्स तो ठीक है 1,40,000 है, लेकिन अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन इशूड इन बोनस इशू is 1,40,000 into the face value, which is 0.5, and that gives me the amount of shares issued in bonus issue, which is $70,000। ये क्या आ गई हमारे पास, अमाउंट निकल के आ गई। बेसिस हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स पे अप्लाई होती है, लेकिन वंस यू हैव द नंबर ऑफ शेयर्स के हाँ जी इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपने राइट्स इशू में इशू किए हैं या बोनस इशू में इशू किए हैं, तो देन यू आर सपोज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दो शेयर्स बाय मल्टीप्लाइंग दीज नंबर ऑफ शेयर्स विद द फेस वैल्यू, जो कि इस केस में हमारे पास 0.5 है। तो बोनस इशू की जो अमाउंट है वो कितनी आ गई, 70,000 आ गई। अब ये तो 70,000 की अमाउंट आई है, इट नीड्स टू बी फाइनेंस, राइट। आपने ये तो फिगर आउट कर लिया कि ठीक है कंपनी ने 70,000 की डॉलर के वर्थ के बोनस शेयर्स इशू किए हैं, बट हाउ आई आर दे गोइंग टू बी फाइनेंस। तो अब इसके अंदर अगर आप देखो, सबसे पहले वील मेक यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व, जो कि हमारे पास शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000 पड़ा हुआ है, सही है। तो आप ये कह सकते हो कि भैया 50,000 जो है हम यूटिलाइज कर लेंगे फ्रॉम द शेयर प्रीमियम टू फाइनेंस व्हाट, टू फाइनेंस दी इशू ऑफ बोनस शेयर्स। लेकिन आपका टोटल जो बोनस इशू हुआ है उसकी अमाउंट कितनी आ रही है, 70,000 निकल के आ रही है कि भाई 70,000 का आपने बोनस इशू कर दिया है। तो अगर आपका 70,000 का बोनस इशू है और आपके शेयर प्रीमियम में 50,000 साल के स्टार्ट में पड़ा हुआ है, तो बाकी का 20,000 कहाँ से फाइनेंस होगा, रेवेन्यू रिजर्व से। लेकिन लेकिन वेट अ सेकेंड, आपका ये जो शेयर प्रीमियम है ये देखो ये साल के शुरू में गिवन है, विच इज एट 1 अक्टूबर 2021। आपका बोनस इशू हो रहा है 31 अगस्त 2022 को। तो ड्यूरिंग द ईयर आप देखो क्या कोई ऐसी चीज है जिसने शेयर प्रीमियम को इम्पैक्ट चाहे बढ़ाया हो या चाहे कम किया हो। जी बिल्कुल है, कौन सी है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 में जब आपने राइट्स इशू किया था तो यू रिबेट द राइट्स इशू एट $0.6 ईच शेयर, विच सजेस्ट कि आपने 0.10 के प्रीमियम के ऊपर शेयर्स को क्या किया है, इशू किया है। सो दैट मीन्स जो हमने निकाला भी था कि अगर 0.1 का प्रीमियम ईच शेयर पे है और राइट्स इशू हमारा 1,60,000 शेयर्स का था, तो हमारा शेयर प्राइम कितने से बढ़ रहा था, 16,000 से बढ़ रहा था। तो साल के शुरू में आपके पास ठीक है 50,000 का प्रीमियम पड़ा हुआ है, लेकिन फिर प्लस 60,000 आपका प्रीमियम ऐड भी हुआ है ड्यू टू द ट्रांजेक्शन ऑन 1 जनवरी 2022, which gives us the total share premium of $66,000। यानी कि अब आपके पास बोनस इशू फाइनेंस करने के लिए शेयर प्रीमियम में 50,000 नहीं पड़ा हुआ, 66,000 पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि इससे पहले कि आपको बोनस इशू होता, आपने 1 जनवरी को राइट इशू किया हुआ है, वो भी प्रीमियम के ऊपर, जिसकी वजह से आपका शेयर प्रीमियम अब बढ़ चुका है। ठीक है, साल के शुरू में 50,000 था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एक ट्रांजेक्शन की वजह से अगर प्रीमियम बढ़ गया है, तो नाउ द शेयर प्रीमियम दैट इज अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ एच लिमिटेड इज वर्थ $66,000। तो वो उस बोनस इशू को जो कि 70,000 का हुआ है, उसमें से वो 66,000 कहाँ से फाइनेंस करेंगे, फ्रॉम द शेयर प्रीमियम फाइनेंस करेंगे। और जो बाकी का 4,000 है वो कहाँ से फाइनेंस करेंगे, फ्रॉम द रेवेन्यू रिजर्व, जो कि इस केस में हमारे पास एक ही है, एंड दैट इज आर रिटेन अर्निंग। तो हमने कहा कि भाई ठीक है बोनस इशू जो 70,000 का हमने इशू किया है, तो उसमें 66,000 विल बी फाइनेंस फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड द रिमेनिंग 4,000 विल बी फाइनेंस फ्रॉम दी रिटेन्ड अर्निंग्स। और यहाँ पे ये आपकी जो चारों एडजस्टमेंट थी ये हो गई। अगर आपने ये चारों एडजस्टमेंट ठीक कर, सवाल की रिक्वायरमेंट चाहे सॉसी बनाने की हो, चाहे वो आपसे डबल एंट्रीज मांगे, चाहे वो आपसे इन्हीं चीजों की इक्विटी के एलिमेंट्स के टी अकाउंट्स मांग ले, आपकी अमाउंट्स के अंदर आपको गलती नहीं आएगी। और बहुत ही आप बेसिक लॉजिक लगाओगे तो आपका जो भी सवाल है डबल एंट्री टी अकाउंट का या इवन सॉसी का, वो इजिली निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन 1 to 4, डेट्स एंड नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। और ये कितने मार्क्स के लिए उसने जनरल एंट्रीज पूछी हैं, 10 मार्क्स के लिए उसने सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछ ली हैं।
नॉर्मली ये वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं ये आपके पास नॉर्मल सवालों में 100 के अंदर आते हैं कि जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है 100 बनाने की। लेकिन अब वो इस तरीके की एडजस्टमेंट्स देके आपसे डबल एंट्री और टी अकाउंट्स भी रिसेंट सवालों में बनवाता है। तो लेट्स सी, आपको मसला नहीं है। देखो, अगर इफ यू लुक एट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो उसमें क्या हुआ है, यू पेड द डिविडेंड, उसका तुम टोटल निकाल चुके हो, 24,000 तुमने पे किया है। डिविडेंड कहाँ से पे होता है, डिविडेंड कैश से पे होता है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकला, विच मीन्स बैंक विल बी क्रेडिटेड बाय $24,000, और आपका जो डिविडेंड पेड है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड पेड विल बी डेबिटेड बाय $24,000। सिंपल एज दैट। तो ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर वन की डबल एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में आपने क्या किया था, राइट्स इशू किया था। अच्छा, राइट्स इशू जब हुआ था तो अगर मैं आपको वापसी एडजस्टमेंट जो हमने सॉल्व किया उस पर ले जाऊं, तो उस पर हमने देखा था कि भाई बैंक के अंदर कितना पैसा आया। इधर देखिएगा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम राइट्स इशू 96,000 थी, यानी कि आपका बैंक 96,000 से डेबिट होगा। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन जो दो इक्विटी के एलिमेंट्स इसमें बढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि यार ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिर्फ फेस वैल्यू से बढ़ता है, सो दैट वाज 80,000, और शेयर प्रीमियम बाकी की जितना भी रिमाइंडर बैलेंस है 16,000 का, उससे शेयर प्रीमियम बढ़ेगा। तो आप अब यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो 80,000 से बढ़ रहा है उसको भी क्रेडिट कर दोगे, और शेयर प्रीमियम जो कि अगेन इक्विटी का ही एलिमेंट है जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है कि इक्विटी का कोई भी एलिमेंट तो उसकी नेचर क्रेडिट होती है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें क्रेडिट ही होना है। तो हम यहाँ पे दोबारा से शेयर प्रीमियम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 80,000 से क्रेडिट, शेयर प्रीमियम भी 16,000 से क्रेडिट, और बैंक में जो पैसा रिसीव हुआ था मुझे विच इज $96,000 फ्रॉम द राइट्स इशू, वो सिंपली क्या हो गया, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट हो गया। देन थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर सर इसकी इसकी वर्किंग में हम ये भी कर सकते हैं ना कि 5/6 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के लिए, तो 5/6 टाइम्स 96,000, हम्म, और शेयर प्रीमियम के लिए 1/6 टाइम्स 96,000। लेकिन ये 5/6 तुमने कहाँ से मतलब निकाला है। इसका पॉइंट 0.5/0.6 है ना, तो 5/6, और हाँ, ओके ओके, या परफेक्टली शेयर फाइन, प्रीमियम कोई का कोई पॉइंट वन कोई ओवर पॉइंट सिक्स सही है। तो फिर कोई मसला नहीं है। 0.5/0.6 तुम कह रहे हो ना कि करोगे, 5/6 कह रहे हो, 0.5/0.6 जी। कह रहे हो, वैसे फाइव बात तो फाइव एक ही अपॉइंट है। सिक्स टाइम्स 96,000। तो 5/6 क्या आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा, और 5/6 मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो, 96 से करा रहे हो, 160 से करा रहे हो। 96,000 से। हाँ, तो दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, क्योंकि तुम्हारा बेसिकली लॉजिक फिर ये बन रहा है ना कि सर मैंने जो शेयर की फेस वैल्यू वो 0.5 है, और शेयर की जो इशू प्राइस है वो 0.6 है, एंड आई हम्म। मल्टीप्लाई दिस विद 96,000, दैट इज द टोटल अमाउंट दैट आई हैव रिसीव। तो मेरे पास सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वो जो परसेंटेज है जितने से फेस वैल्यू बढ़ी है वो आ जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं। हम्म। तो दैट वुड बी फाइन। अच्छा, फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर वो कहता है पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.02 पर ऑर्डिनरी शेयर, उसकी भी हमने वर्क कर लिया। डिविडेंड हमने पे किया था 11,200 का, 11,200 हमारे कंपनी के बैंक अकाउंट से निकला, यानी कि बैंक क्रेडिट, और अगेन डिविडेंड पेड क्या हो जाएगा, डिविडेंड पेड विल बी डेबिटेड। और फिर लास्ट एडजस्टमेंट के अंदर वो हमने बोनस इशू किया था। बोनस इशू के अंदर मैंने, अच्छा, आपको जो डबल एंट्री नोट्स के अंदर भी कराई थी वो क्या कराई थी, बोनस इशू के अंदर मैंने आपको कहा था कि पहले पार्ट के अंदर क्या होता है, आप बोनस इशू को डेबिट करते हो, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जितनी भी अमाउंट से बढ़ रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। और बोनस इशू में तो कोई प्रीमियम का चक्कर होता ही नहीं है, बिकॉज यू आर इशूइंग शेयर्स एज अ फॉर्म ऑफ नॉन कैश डिविडेंड, आपको तो कोई पैसा रिसीव ही नहीं हो रहा। तो आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा बोनस इशू में तो बढ़ता ही फेस वैल्यू से ही है, उसमें तो कोई प्रीमियम की कहानी आती नहीं है। तो अब आपका पहला पार्ट होता है बोनस इशू डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और दूसरे पार्ट में आप कहते हो कि भाई बोनस इशू को जो है वो डेबिट करा दो, ठीक है, और अपना जो उल्टा हो गया यहाँ पे, ये सेकंड पार्ट है, बोनस इशू डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है ये, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा, ये दोनों बार भाई सेम चीज लिख लिया, इसको मैं जरा रिमूव करता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं होता सेकंड पार्ट के अंदर, पहला पार्ट तो यही हो गया आपका, बोनस इशू डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जो भी सर अमाउंट पहले है। पार्ट सेकंड पार्ट में के डेबिट अंदर, क्यों हो रहा है बोनस इशू? क्योंकि बेटा आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ इक्विटी, तो उसको हम दिखा रहे हैं कि वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ अच्छा। रहा है, बोनस इशू की वजह से बढ़ रहा है, तो बोनस इशू डेबिट हो रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर हाँ। हम ये दिखाएंगे कि भाई ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो बोनस इशू किया है फाइनेंस कहाँ से हुआ है। सो इट इज मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंस फ्रॉम दी रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व। तो आप यहाँ पे मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ रिजर्व, जिसके अंदर आपका पहला कैपिटल रिजर्व होगा, फिर आपका अगर कुछ हिस्सा रेवेन्यू रिजर्व से है तो वो भी आएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, बोनस इशू क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे।
तो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास लाइंस ही तीन अवेलेबल थी, तो वी हैव टू मर्ज द टू पार्ट्स टुगेदर। तो इसमें हुआ क्या, अब आप देखो, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास जब बोनस इशू हुआ, जब हमने बोनस इशू किया, तो हमारा जो टोटल अमाउंट था बोनस इशू का वो था 70,000, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार 70,000 के शेयर्स, जो 70,000 का बोनस इशू हुआ है, यानी 70,000 से हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा 70,000 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को बढ़ा दो। ओ एस सी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 70,000 पार्ट ऑफ इक्विटी है तो बढ़ रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दो। और जो फाइनेंस हुआ है, तो वो कहाँ से फाइनेंस हुआ है, 66,000 शेयर प्रीमियम से फाइनेंस हुआ है। तो 66,000 से मैं कहूंगा, क्योंकि जब वो फाइनेंस हो रहा है शेयर प्रीमियम से या किसी भी रिजर्व से, तो वो आपकी रिजर्व को कम कर रहा है, आपकी इक्विटी के एलिमेंट को कम कर रहा है। जब इक्विटी का कोई भी एलिमेंट कम होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली डेबिट कर देंगे। और सिमिलरली जो बाकी का 4,000 था वो रिटेन अर्निंग से फाइनेंस हुआ, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये बेसिकली उसका एक कंबाइंड इफेक्ट है। अगर आपको बोनस इशू की दो एंट्रीज नहीं बनानी और आपको सिंगल एंट्री में पूरी बात कर देनी है, तो आप बताओगे कि भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ कितने से रहा है, जो कि इस केस में 70,000 से बढ़ रहा था, और वो 70,000 कौन सी रिजर्व से फाइनेंस हुआ है। तो इसमें से 66,000 आपका शेयर प्रीमियम से फाइनेंस हुआ था, और बाकी का 4,000 जो है वो आपका रिटेन अर्निंग से फाइनेंस हुआ था। सो दैट्स हाउ वील रिकॉर्ड दिस। अब यही डबल एंट्री जो फोर्थ वाली थी, हमने उसमें ये दिखा दिया, शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है 66,000 से, रिटेन अर्निंग भी डेबिट हो रहा है 4,000 से, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो आपका 70,000 से क्या हो रहा है, 70,000 से क्रेडिट हो रहा है। देन मूविंग फर्दर अहेड, हमारे पास पार्ट बी के अंदर कहता है स्टेट थ्री रीजंस व्हाई कंपनी में मेक अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स। तो पहला रीजन तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई कैपिटल रिजर्व का एक बहुत बड़ा जो इस्तेमाल होता है वो यही होता है कि वो बोनस इशू में काम आती है, वरना अदरवाइज उनको आप हर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्टेन एक्टिविटीज ही है जिसमें सबसे जो प्रोमिनेंट है वो बोनस इशू है। तो टू यूटिलाइज कैपिटल रिजर्व्स ऑफ बिजनेस हम बोनस इशू करते हैं। सिमिलरली टू गिव कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर, जब आपके पास कैश में इतना पैसा अवेलेबल ना हो, so to give non cash dividend आप अगेन बोनस इशू करते हो। और इट इज ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप नया इशू करने जाते हो शेयर्स का, तो ऑब्वियसली इश्तेहार देना है, काफी कुछ करना है, और इससे बेहतर एक एलिमेंट क्या होता है कि आपके पास बोनस इशू कर लो। लेकिन लेकिन यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट के भाई देखो, राइट्स इशू या न्यू शेयर्स ऑफ इशू जब आप करने जाते हो, तो आपके पास पैसा भी आता है। बोनस इशू में आपके पास पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, वो एक बात अलग है। इसी वजह से वो थोड़ा कॉस्टली भी और कॉस्टली कम है, लेकिन स्टिल भी से कि भाई अगर एक कंपनी को अपनी लेट से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या इक्विटी बेस को एक्सपेंड करना है, अपने स्पेशली जो उसने शेयर कैपिटल दिया है उसको एक्सपेंड करना है, तो बोनस इशू के अंदर वो इजीली उसको एक्सपेंड कर सकती है विदाउट इंकरिंग एनी मेजर कॉस्ट, गिवन दैट कि उसका पर्पस जो है वो कैश को या फाइनेंस को ऑब्टेन करना ना हो। अगर पर्पस फाइनेंस ऑब्टेन करना है, तो फिर तो बोनस इशू का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें तो 1 रुपए भी आप नहीं उठाते हो मार्केट से। देन पार्ट सी के अंदर वो कहता है स्टेट टू फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस सर शेयर। इसके अलावा कोई रीजन होता? नहीं, यही मेजरली यही तीन रीजन होते हैं। जो सबसे मेजर रीजन है वो तो फर्स्ट दो ही हैं, और तीसरा वाला भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मेजरली यही तीन रीजन होते हैं बोनस इशू के सबसे। अगर लेकिन एक रीजन अगर कहोगे सर सबसे मेजर क्या है, तो दैट इज नॉन कैश डिविडेंड। आप नॉन कैश डिविडेंड देने के लिए बोनस इशू करते हो। फिर सेकंड पे आप लिख सही है। सकते हो कि कैपिटल रिजर्व, एंड देन थर्ड पे इट इज लेस एक्सपेंसिव। स्टेट टू फीचर्स ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर हैव नो वोटिंग राइट्स एंड दे रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि हमने बहुत बेसिक बात पढ़ी थी। तो वो दो फीचर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए, एंड दैट वाज होल 15 मार्कर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे शेयर कैपिटल की डबल एंट्रीज मेजरली मांगी गई थी। और अगर अभी इन्हीं चीजों का वो टी अकाउंट बनाने का बोल दे, जो कि एक दूसरा सवाल मैं देख रहा था रिसेंटली उसने पूछा था इन्हीं ये पिछले 2-3 सालों में, तो इन्हीं चीजों का टी अकाउंट बनाना भी कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो आप चेंजेस दिखा दो ना भाई कि कितनी चेंजेस आ रही है। लेट से वो मुझसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का टी अकाउंट मांगे, तो मैं दिखा दूंगा कि 2 लाख बैलेंस भी डी है मेरा। फिर मेरा जो है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कब बढ़ रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 2 की वजह से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा था कितने से, 80,000 से, और एडजस्टमेंट नंबर 4 की वजह से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा था 70,000 से। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस दिखा दूंगा 3,50,000। दोनों एंट्रीज की वजह से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, यानी कि दोनों केसेस में उसने क्रेडिट होना है, और फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर वो किसी और भी इक्विटी के एलिमेंट का टी अकाउंट मांगे, तो वो हमारे लिए बनाना मसला नहीं होगा, गिवन दैट अगर हमें डबल एंट्री सही से पता।